हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ख्याति की गणना की विधियाँ। मतलब ख्याति का मूल्य हम लोग कैसे निकालते हैं, इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं ये हम लोग जानेंगे। और ये विधियों को जो इस्तेमाल में लाया जाता है उसका सूत्र वगैरह क्या है, इसका वीडियो हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये चारों जो विधि दी गई है ये चारों विधि को हम लोग पहले समझेंगे, फिर इसका सूत्र के द्वारा इसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो कैसे बनाया जाता है ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ख्याति की गणना की चार विधियां हैं। चार विधियां कौन कौन सी है? एक औसत लाभ विधि, दूसरा अधिलाभ विधि, तीसरा पूंजीकरण विधि और चौथा है वार्षिकी विधि। अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि जब साझेदारी फर्म में ये ख्याति का मूल्य निकाला जाता है तो प्रश्न चिन्ह ये आता है कि साझेदार कौन सी विधि इस्तेमाल में लाएंगे। समझ में आ गया मैं क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी विधि इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये साझेदार आपस में तय करेंगे कि किस विधि का इस्तेमाल लाया जाए, वो अपने हिसाब से कोई भी विधि चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले विधि क्या है जी, औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि का मतलब क्या है ये हम लोग समझेंगे। औसत लाभ विधि कौन सी फर्म के द्वारा यूज में लाया जा सकता है? ऐसा फर्म जो लाभ औसत ले रहा होगा, औसत रूप में लाभ ले रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन मानते हैं किसी वर्ष उसे मान के चलो 5,000 का लाभ हुआ, किसी वर्ष उसे 10,000 का, किसी वर्ष उसे 8,000 का और किसी वर्ष उसे 7,000 का। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे जितना भी मैंने लाभ बताया वो 5 से 10 के बीच में बता रहा हूँ। 5 से 10 के बीच में मतलब उसका लाभ ज्यादा बढ़ नहीं रहा है ना ज्यादा कम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे लाभ को हम लोग क्या कहते हैं? औसत लाभ कहते हैं। जिसका लाभ ज्यादा नहीं होता उसका लाभ क्या होता है? औसत ही रहता है। जैसे कि मैंने क्या बताया जी आपको, लाभ 5 से 10 के बीच में ही बताया, ज्यादा लाभ तो उसको हो नहीं रहा है। मतलब 5 से 10 के बीच में उसका लाभ क्या हो रहा है जी, उसका आसपास आ रहा है। तो ऐसा फर्म जिस विधि का इस्तेमाल करेगा वो औसत लाभ विधि को इस्तेमाल में लाएगा। अब औसत लाभ विधि में ही एक विधि आती है भारित औसत लाभ विधि। ये इसका प्रकार नहीं है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। औसत लाभ विधि के अंतर्गत ही भारित औसत लाभ विधि इस्तेमाल में लाया जाता है। अब इसको भारित औसत लाभ विधि क्यों कहते हैं, केवल औसत लाभ विधि क्यों नहीं कहते? भारित का मतलब यहाँ पर भार से है। अब यहाँ पर भार का मतलब क्या होता है जी, जैसे कि हो गया आपको मान के चलो लाभ के आधार पर इसका भार निर्धारित किया जाता है। जैसे कि सपोज हमें पहले वर्ष 5 वर्ष का लाभ हुआ, दूसरे वर्ष 6,000 का लाभ हुआ, तीसरे वर्ष 8,000 का और चौथे वर्ष 10,000 का लाभ। तो आप बताइए सबसे ज्यादा लाभ कौन से वर्ष हुआ है? चौथे वर्ष में हमें लाभ सबसे ज्यादा हुआ है। तो उस चौथे वर्ष को हम लोग भार नंबर कौन सा देंगे जी? 4 देंगे, क्योंकि उसका लाभ ज्यादा है। पहले वर्ष में मैंने क्या बोला जी, 5,000 का लाभ हुआ है, तो पहले वर्ष के लाभ को हम लोग क्या देंगे? 1 नंबर का लाभ देंगे, मतलब 1 नंबर का भार देंगे। मतलब लाभ के आधार पर उसका भार निर्धारित किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भारित औसत लाभ विधि। इसको हम लोग डिटेल में और समझेंगे आगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरी विधि देखते हैं, अधिलाभ विधि। अब अधिलाभ विधि कौन से फर्म अर्थात कौन से साझेदारी फर्म के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता है? तो अधिलाभ विधि नाम से पता चल रहा है अधिक लाभ, मतलब जिस फर्म में अधिक लाभ हो। जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल उसे पिछले मतलब फर्स्ट वर्ष में उसे लाभ हुआ है 5,000 का लाभ, दूसरे वर्ष उसे हुआ 20,000 का लाभ, तीसरे वर्ष हुआ उसे 40,000 का लाभ, चौथे वर्ष हुआ उसे मान के चलो 90,000 का लाभ। तो देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है, जो उसका लाभ बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। तो ऐसे साझेदारी फर्म क्या करेंगे? अधिलाभ विधि का इस्तेमाल में लाएंगे। तीसरी विधि है पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि क्या होती है जी, जिसमें कम मात्रा में पूंजी लगाना हो और लाभ अधिक हो। ऐसा फर्म जिसको कम मात्रा में पूंजी लगाने पर अधिक लाभ हो रहा है वो पूंजीकरण विधि का इस्तेमाल करेगा। अब पूंजीकरण विधि को भी 2 विधियों में और बांट दिया गया है। ठीक है जी, एक औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि, मतलब हम लोग औसत लाभ को ध्यान में रखकर पूंजीकरण विधि से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और दूसरा अधिलाभ को ध्यान में रखकर
पूंजीकरण विधि, मतलब अधिलाभ निकालेंगे, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसको पूंजीकरण विधि से सॉल्व करेंगे। तो फिर से एक बार बोलूंगा, पूंजीकरण विधि को दो विधियों में बांट दिया गया, एक औसत लाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि और एक अधिलाभ के आधार पर पूंजीकरण विधि। ठीक है, अब आगे देखेंगे चौथी विधि है हमारी वार्षिकी विधि। वार्षिकी विधि क्या होता है जी, जिसमें क्या होता है, अधिक लाभ हो रहा है, हर साल क्या हो रहा है जी, अधिक अधिक लाभ हो रहा है, मतलब उसका लाभ क्या हो जाता है, साल दर साल क्या होता है, उसका लाभ बढ़ते जाता है। अब उसने क्या कर लिया, उसने अनुमान लगा लिया कि उसका लाभ कम से कम 10 वर्षों तक या कम से कम 5 वर्षों तक उसको अधिक मात्रा में लाभ होते रहेगा। वो क्या करेगा, वार्षिकी विधि का इस्तेमाल में लाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो तो बिल्कुल अधिलाभ विधि से मिलता जुलता है। हाँ, अधिलाभ विधि से मिलता जुलता है, बाकी इसमें हम लोग क्या करते हैं, अधिलाभ को हम लोग निर्धारित कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि ये 5 वर्षों तक अधिक मात्रा में लाभ होते रहेगा। बाकी इसमें हम लोग ऐसा बिल्कुल भी निर्धारित नहीं करते, इसमें हम लोग केवल ये मान लेते हैं कि हमें गत वर्षों में, गत 5 वर्षों में या गत 4 वर्षों में अधिक मात्रा में लाभ हुआ है। इसमें हमने क्या मान लिया जी, अनुमान लगा लिया कि आगे भी आने वाले 5 या 10 वर्षों तक हमें क्या होगा, अधिक मात्रा में लाभ होते रहेगा। वहां क्या किया जाता है, वार्षिकी विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आगे अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ इसमें कुछ वीडियो में आपको कुछ टॉपिक के बारे में और अच्छे से डिटेल में बात करना है तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स कीजिए। ठीक है, और कोई अगर आप लोग को कोई नया टॉपिक है जिसका आपको कोई डाउट है जो अकाउंट से रिलेटेड है, तो उसमें भी आप लोग अगर वीडियो चाहते हो तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।